स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए सभी दलों का प्रचार अभियान तेजी से जारी है। भाजपा के स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज श्रीनगर में रैली को संबोधित करेंगे। श्रीनगर में चुनाव प्रचार के बाद प्रधानमंत्री कटरा में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज रोहतक में अपना संकल्प पत्र जारी करेगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संकल्प पत्र जारी करेंगे। इस संकल्प पत्र में भाजपा का फोकस महिलाओं और किसानों के अलावा व्यापारियों, मजदूरों और पिछड़े वर्ग के लोगों पर रह सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के उज्जैन में सफाई मित्र सम्मेलन को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति इंदौर उज्जैन 6 लेन सड़क परियोजना की आधारशिला भी रखेंगी। साथ ही वो इंदौर में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के 14वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर आज नई दिल्ली में संसद भवन के एनेक्सी में संयुक्त समिति की बैठक होगी। इस बैठक में पसमानदा समाज के प्रतिनिधि वक्फ संशोधन बिल को लेकर अपने सुझाव देंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रतिनिधि भी अपने सुझाव रखेंगे। इसके अलावा समिति चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, पसमानदा मुस्लिम महज और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत विभिन्न विशेषज्ञों और हितधारकों के सुझाव पर भी विचार करेगी। उत्तर प्रदेश के पूर्व आईएएस अफसर और नोएडा अथॉरिटी के पूर्व सीईओ रहे मोहिंदर सिंह के खिलाफ ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने चंडीगढ़ स्थित उनके आवास समेत दिल्ली, नोएडा, मेरठ और गोवा के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। इस दौरान ईडी ने मोहिंदर सिंह के ठिकानों से 1 करोड़ रुपए नगद, 12 करोड़ रुपए मूल्य के हीरे और 7 करोड़ रुपए के सोने के आभूषण बरामद किए हैं। मोहिंदर सिंह पर नोएडा अथॉरिटी के सीईओ रहते हुए कई बड़े बिल्डर्स को अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप है। एफएटीएफ आज पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट जारी करेगी, जिसमें आतंकवाद के वित्त पोषण और धन शोधन से निपटने के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदमों को हाईलाइट किया जाएगा। 26 से 28 जून के बीच सिंगापुर में आयोजित एफएटीएफ की बैठक में पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट को अपनाया गया था। इस दौरान वैश्विक अपराध निगरानी संस्था ने उच्च स्तर के तकनीकी अनुपालन को प्राप्त करने के लिए भारत की सराहना की थी। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार आज विशाखापट्टनम में 19वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन करेंगे। ये मेला आज से 29 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान देश भर के दिव्यांग उद्यमियों, कारीगरों के उत्पादों और शिल्प कौशल का प्रदर्शन किया जाएगा। राजस्थान के दौसा में 2.5 साल की बच्ची 35 फीट गहरे बोरवेल में गिर गई। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एसपी दौसा लोकेश सोनपाल ने कहा कि बच्ची को ऑक्सीजन मुहैया कराया गया है। जल्द ही बच्ची को बाहर निकाला जाएगा। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जयपुर में अधिकारियों के साथ बैठक की और राजस्थान पीडब्ल्यूडी सेवा ऐप लॉन्च किया। उत्तर प्रदेश सरकार 120 इलेक्ट्रिक बसें खरीदेगी। ये बसें अलीगढ़, मुरादाबाद, लखनऊ, अयोध्या और गोरखपुर क्षेत्र में संचालित की जाएंगी। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पणजी में गोवा यूनिवर्सिटी रिसर्च पार्क यूनिट का उद्घाटन किया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में 13 अक्टूबर से अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान विदेशी राजदूतों का सम्मेलन भी होगा। इसमें 15 से ज्यादा देशों के सांस्कृतिक दल भी शिरकत करेंगे। एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में सर्दियों के दौरान वायु प्रदूषण से निपटने के उपायों को और मजबूत करने के उद्देश्य से वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने पूरे एनसीआर के लिए जीआरएपी की घोषणा की है।
दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार आप विधायक अमानतुल्लाह खान द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर द्वारा आप नेता आतिशी के खिलाफ दाखिल मानहानि के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। चुनाव में राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त सुविधाओं का वादा करने पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। यूपी के मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गुट और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य नहीं ठहराने के महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। जातीय गणना के बाद बिहार में आरक्षण कोटा बढ़ाकर 65% किए जाने के मामले में पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ बिहार सरकार और राष्ट्रीय जनता दल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक राष्ट्र एक चुनाव का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि हम केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं क्योंकि इससे समय और पैसे की बचत होगी। एक राष्ट्र एक चुनाव को मंजूरी दिए जाने पर भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह ऐतिहासिक निर्णय है, ये देश के हित में है। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने कहा कि एक देश एक चुनाव कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने पर उनकी पार्टी का रुख सकारात्मक है। पश्चिम बंगाल में जूनियर डॉक्टर विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे और काम पर नहीं लौटेंगे क्योंकि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में कोई समझौता नहीं हो सका। जूनियर डॉक्टर स्वास्थ्य सचिव को हटाने और आर्जिकर दुष्कर्म और हत्या मामले में उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि राज्य सरकार ने इन मुद्दों पर कोई आश्वासन नहीं दिया है। बिहार के नवादा में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कृष्णा नगर में कुछ उपद्रवियों ने करीब 20 से 25 घरों में आग लगा दी। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। प्रथम दृष्टया मामला जमीन का लग रहा है। कनाडा में भारतीय दूतावास पर हुए हमले के मामले में एनआईए 5 जगहों पर कर रही है छापेमारी। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का कहर जारी है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली में आज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में तेज बारिश की आशंका जताई है। भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन सीएस शेट्टी ने कहा है कि खाद्य महंगाई के मोर्चे पर अनिश्चितता को देखते हुए आरबीआई रेपो रेट में संभवतः कटौती नहीं करेगा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली मौद्रिक नीति समिति 7 से 9 अक्टूबर को होने वाली अगली मीटिंग रेपो रेट पर फैसला करेगी। अगस्त में खुदरा महंगाई 0.11% बढ़कर 3.65% हो गई, जो जुलाई में 3.54% थी। नीति आयोग के सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था का आकार 2030 तक 2 गुना हो सकता है। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के बड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं।
बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। बीवीआर सुब्रमण्यम ने कहा है कि भारत का पहले ही काफी महत्व है और 2047 तक वैश्विक मामलों में इसका और भी अधिक महत्व होगा। उन्होंने कहा कि नीति आयोग 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के लिए एक मार्ग विकसित करने पर काम कर रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 महत्वपूर्ण अंतरिक्ष अभियानों को मंजूरी दी। इनमें एक महत्वाकांक्षी अभियान चंद्रयान 4 चांद से जुड़ा है और दूसरा शुक्र ग्रह की खोज और अध्ययन से जुड़ा हुआ है। केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि चंद्रयान 4 मिशन का विस्तार किया गया है और इसका अगला कदम चंद्रमा पर मानव मिशन भेजना है। इस दिशा में सभी प्रारंभिक चरणों को मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि चंद्रयान 4 मिशन भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर उतारने और सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाने के लिए मूलभूत प्रौद्योगिकियों को प्राप्त करेगा। नई दिल्ली में 4 दिवसीय मेगा फूड इवेंट वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 आज से शुरू होने जा रहा है। इस मेगा इवेंट का आयोजन 22 सितंबर 2024 तक भारत मंडपम में किया जा रहा है। इस आयोजन में नीति निर्माताओं, नियामकों, वैश्विक निवेशकों, व्यवसाय नेताओं और खाद्य कंपनियों के प्रमुख अधिकारी शामिल होंगे। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों को संबोधित करेंगे। योगी सरकार ग्रेटर नोएडा के झेवर में राज्य का पहला सेमीकंडक्टर पार्क स्थापित करने जा रही है। यह पार्क यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अंतर्गत सेक्टर 10 और सेक्टर 28 में बनेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने 2 सेमीकंडक्टर क्लस्टर के लिए भूमि चिन्हित की है। पहली सेक्टर 10 में 200 एकड़ और दूसरी सेक्टर 28 में 125 एकड़ भूमि शामिल है। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो को जीएसटी विभाग से 17.7 करोड़ रुपए का नोटिस मिला है। कंपनी ने बताया कि उसे जुर्माने और ब्याज के साथ ये नोटिस पश्चिम बंगाल जीएसटी प्राधिकरण से मिला है। सरकार ने सहारा समूह की सहकारी समितियों के छोटे जमाकर्ताओं के लिए धन वापसी की सीमा को 10,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए किया। सरकार ने अब तक सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से सहारा समूह के सहकारी समितियों के 4.29 लाख से ज्यादा जमाकर्ताओं को 370 करोड़ रुपए जारी किए हैं। स्टार इंडिया ने आईसीसी टीवी प्रसारण अधिकार करार खत्म करने के एवज में जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस के खिलाफ मामला दायर किया है और $94 करोड़ की क्षतिपूर्ति का दावा किया है। भारत MCI ऑल कंट्री वर्ल्ड इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स में शामिल छठा सबसे बड़ा देश बन गया है। भारत ने इस सूची में चीन को पीछे छोड़ दिया है और फ्रांस से मामूली अंतर से पीछे है। अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में 50 बेसिस अंकों की कटौती का ऐलान किया। फेडरल रिजर्व ने इस कटौती के लिए महंगाई कम होने को लेकर कॉन्फिडेंस ज्यादा बढ़ने को मुख्य कारण बताया है। अमेरिकी ब्याज दरों में कमी का असर भारत समेत दुनिया के शेयर बाजार में दिखाई देगा। माना जा रहा है कि इससे शेयर मार्केट में तेजी आ सकती है। इस कटौती से पहले फेड रिजर्व की दरें 5.25 से 5.5% के बीच थी, जो 23 साल में सबसे ज्यादा रही। वेदांता ग्रुप की सब्सिडरी कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने कंपनी को 2 हिस्सों में बांटने के प्रस्ताव पर सरकार के साथ नए सिरे से बातचीत की। इससे पहले कंपनी को 3 हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव था। हिंदुस्तान जिंक के सीईओ अरुण मिश्रा ने कहा कि अलग यूनिट बनाने की कंपनी की पुनर्गठन योजना को रोक दिया गया था क्योंकि सरकार ने बोली का विरोध किया था। लेबनान पेजर धमाके के बाद अब वायरलेस स्विच में हुए धमाकों से हिल गया है। लेबनान में बुधवार को हिजबुल्लाह के वायरलेस स्विच में धमाके देखे गए। इन धमाकों में 20 लोगों की मौत की खबर है।
लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि बुधवार को बेरूत के उपनगरीय इलाकों और बेका घाटी में 20 लोग मारे गए और 450 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जबकि मंगलवार के विस्फोटों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 12 हो गई, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं, जबकि लगभग 3000 लोग घायल हुए हैं। लेबनान और सीरिया में हुए अलग अलग पेजर धमाकों के लिए अमेरिका ने इजरायल को जिम्मेदार ठहराया है। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि हिजबुल्लाह ने ताइवान की कंपनी गोल्ड अपोलो को 3000 पेजर का बड़ा ऑर्डर दिया था। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक पेजर की खेप लेबनान पहुंचने से पहले इनमें छेड़छाड़ कर विस्फोट लगाया गया, साथ ही एक छोटे स्विच भी लगाए गए जिससे एक ही वक्त पर अलग अलग जगहों पर धमाके किए जा सकें। व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय सुरक्षा संचार सलाहकार जॉन किर्बी ने कहा कि क्वाड शिखर सम्मेलन में चीन निश्चित रूप से एजेंडे में शीर्ष पर होगा। किर्बी ने इस बात पर जोर दिया कि अगर क्वाड नेता चीन के कारण क्षेत्र में मौजूद चुनौतियों के बारे में बातचीत नहीं करते हैं तो यह गैर जिम्मेदाराना होगा। अमेरिका में डेलावेयर के विंकल्टन में 21 सितंबर को राष्ट्रपति जो बाइडेन क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। यह राष्ट्रीय चुनाव से पहले बाइडेन के कार्यकाल का आखिरी क्वाड शिखर सम्मेलन भी है। ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने 45 वर्षों में पहले सुन्नी मुस्लिम अल्पसंख्यक के एक सदस्य को कुर्दिस्तान प्रांत का गवर्नर नामित किया। अमेरिका ने बाल्टीमोर पुल को नष्ट करने वाले मालवाहक जहाज के मालिक और संचालक पर मुकदमा दायर किया। अमेरिकी न्याय विभाग ने पुल की क्षतिपूर्ति के लिए जहाज के सिंगापुर मालिक से $100 मिलियन से ज्यादा की मांग की है। अमेरिकी न्याय विभाग ने जहाज के मालिक और संचालक पर मुकदमा दायर किया और कहा कि मुकदमे का उद्देश्य आपदा से निपटने और पुल टूटने से जमा टनों मलबा हटाने में खर्च हुई लागत में $100 मिलियन से अधिक की वसूली करना है। पाकिस्तान पूर्व पीएम इमरान खान ने दावा किया है कि सरकार पिछली राजनीतिक लड़ाई हारने के बावजूद अब फर्जी चुनाव परिणामों की सुरक्षा और सत्ता में अधिकारियों की रक्षा के लिए इन संशोधनों का सहारा ले रही है। भारत और बांग्लादेश के बीच 2 मैच की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला आज से चेन्नई में खेला जा रहा है। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। भारत का बांग्लादेश के खिलाफ रिकॉर्ड दमदार रहा है। वहीं बांग्लादेश की टीम भारत के खिलाफ अपनी पहली टेस्ट जीत की तलाश में है। भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ खेले 13 में से 11 टेस्ट अपने नाम किए हैं। अफगानिस्तान ने एक बड़ा उलटफेर करते हुए दक्षिण अफ्रीका को पहले वनडे में 6 विकेट से हरा दिया है। यह पहला मौका है जब अफगानिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका को हराने में सफलता पाई है। पहले गेंदबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका को 106 रनों के स्कोर पर समेट दिया। इसके बाद अफगान टीम ने 26 ओवर में 4 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। चीन को उसी के घर में हराकर एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी का खिताब जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम स्वदेश वापस लौट आई है। भारतीय टीम ने रिकॉर्ड 5वीं बार इस खिताब को अपना बनाया है। 45वें शतरंज ओलंपियाड में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन जारी रखा है। भारत ने महिला और पुरुष वर्ग में लगातार 7वीं जीत के साथ शीर्ष स्थान पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। भारतीय पुरुष टीम ने ओपन वर्ग के 7वें दौर में चीन को रोमांचक मुकाबले में हराने में सफलता पाई। भारतीय टीम ने 2.5 अंक हासिल किए, जबकि चीन 1.5 अंक ही हासिल कर पाई। वहीं महिला वर्ग में भी भारतीय टीम ने लगातार 7वीं जीत हासिल करने में कामयाबी पाई। भारतीय महिलाओं ने 7वें दौर के मुकाबले में जॉर्जिया को 3-1 से शिकस्त दी। एनएडीए भारतीय समावेश सम्मेलन का दूसरा संस्करण बुधवार को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया भी मौजूद रहे। केंद्रीय खेल मंत्री ने एंटी डोपिंग गाइडलाइंस पर आधारित 3D बुकलेट का विमोचन किया और डोप के दंश से बचाव के तमाम प्रयासों को सामने रखा। चैंपियंस लीग में इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर सिटी का अभियान ड्रॉ के साथ शुरू हुआ। मैन सिटी को पहले मुकाबले में इंटर मिलान के खिलाफ गोल रहित ड्रॉ से संतोष करना पड़ा।
चैंपियंस लीग के एक अन्य मुकाबले में पेरिस सेंट जर्मेन ने जिरोना को 1-0 से हराने में सफलता पाई। मैच के अंतिम समय में जिरोना ने गोलकीपर की गलती से हुए गोल से पीएसजी को जीत मिली। जर्मन क्लब बोरुसिया डॉर्टमंड ने बड़ी जीत के साथ चैंपियंस लीग की शुरुआत की है। डॉर्टमंड ने क्लब ब्रूगा को दूसरे हाफ में गोल की मदद से 3-0 से शिकस्त दी। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखा है। पीएम मोदी को खड़गे द्वारा लिखे गए पत्र का जवाब दिया है और जेपी नड्डा ने कहा है कि खड़गे के पत्र में लिखी गई बातें सत्य से कोसों दूर है। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी सहित कांग्रेस नेताओं की करतूतों को भूले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, ये बात कही है जेपी नड्डा ने। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी सहित पूरे ओबीसी समुदाय को गाली देने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं और कांग्रेस का यह इतिहास रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने एक पत्र लिखा है और उन्होंने कहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे को ये पत्र लिखा और इस पत्र में कहा है कि जिस तरह से ओबीसी को लेकर के बयानबाजी की जा रही है, उनके लिए बात कही जा रही है, उस तरह का चरित्र कांग्रेस का और राहुल गांधी का रहा है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि खड़गे के पत्र में जो बातें लिखी गई उसमें सत्य कोसों दूर है। राहुल गांधी सहित कांग्रेस नेताओं की करतूतों को भूले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, ये बात भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कही है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित पूरे ओबीसी समुदाय को गाली देने का कर रहा है काम। ये काम कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लिखा है कि पीएम मोदी को खड़गे द्वारा जो ये पत्र लिखा गया उसका जवाब में उन्होंने कहा कि पीएम मोदी सहित पूरे ओबीसी समुदाय को गाली देने का काम किया जा रहा है और ये राहुल गांधी का इतिहास रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखा है, कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते आत्म मंथन करने की जरूरत है। ये बात कही है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने पीएम मोदी के लिए कई बार अपशब्दों का प्रयोग किया है और इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए जेपी नड्डा ने कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को आत्ममंथन करने की जरूरत है, न केवल उनको बल्कि राहुल गांधी को, पूरी कांग्रेस पार्टी को आत्ममंथन करने की जरूरत है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि खड़गे के पत्र में जो बातें लिखी गई हैं वो कोसों दूर है। राहुल गांधी सहित कांग्रेस नेताओं की करतूतों को भूले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। तो ये बड़ी खबर आपको अभी हम बता रहे थे और इसके साथ ही बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। हाथ धो कर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चैंपियंस लीग में सेल्टिक ने स्लोवन ब्रोसिलबाख पर 5-1 की बड़ी जीत हासिल की। सेल्टिक की तरफ से पहले हाफ में 1 और दूसरे हाफ में 4 गोल हुए। चैंपियंस लीग में आज ग्रुप दौर के कई मुकाबले खेले जाएंगे। इंग्लिश क्लब आर्सेनल का सामना इटालियन क्लब अटलांटा से होगा। एक अन्य मुकाबले में स्पेनिश क्लब बार्सिलोना आज चैंपियंस लीग में अपने अभियान की शुरुआत करेगी। बार्सिलोना का सामना पहले मैच में मोनाको से होगा। एएस रोमा ने अपने प्रमुख कोच डैनियल जे रॉसी को पद से हटा दिया है। रॉसी का करार जून 2027 तक था।
इटली और यूवेंटस के पूर्व स्ट्राइकर साल्वातोर शिलाकी का 59 साल की आयु में निधन हो गया है। वे 1990 विश्व कप के स्टार थे। दिलजीत दोसांझ की मशहूर कॉमेडी फिल्म जाट और जूलियट 3 OTT पर छाने को है तैयार। फिल्म आज से OTT प्लेटफॉर्म चौपाल पर अवेलेबल होगी। थलापति विजय की फिल्म गुड बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई कर रही है। फिल्म ने रिलीज के 14वें दिन 2.06 करोड़ का बिजनेस किया है। इससे फिल्म का टोटल कलेक्शन 228.66 करोड़ हो गया है। करण जौहर जिगरा की टीम के साथ द ग्रेट इंडियन कपिल शो के दूसरे सीजन के पहले गेस्ट होंगे। 20 सितंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय सिनेमा दिवस मनाया जाएगा। इस दिन फिल्म प्रेमी अपनी पसंदीदा फिल्में सिर्फ 99 रुपए में सिनेमाघरों में देख सकते हैं। फिल्म युद्धा कल बड़े पर्दे पर दस्तक देगी। वहीं फिल्म की एडवांस बुकिंग भी शुरू हो गई है। नेशनल सिनेमा डे के मौके पर सिर्फ 99 रुपए में अपनी टिकटें बुक कर सकते हैं। किरण राव की फिल्म लापता लेडीज जापान में दर्शकों को लुभाने के लिए है तैयार। यह फिल्म जापान में 4 अक्टूबर को रिलीज होगी। सोहम शाह की फिल्म तुम्बाड़ ने फिर से थिएटर में दस्तक देकर शानदार कमाई की है। फिल्म ने पहले हफ्ते में 13.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली है। करीना कपूर की फिल्म द बकिंघम मर्डर्स का बॉक्स ऑफिस पर हाल बेहाल हो गया है। फिल्म ने रिलीज के 5वें दिन सिर्फ 75 लाख रुपए का कारोबार किया। रोहित शेट्टी की फिल्म सिंघम अगेन दिवाली के मौके पर ही रिलीज होने जा रही है। इससे पहले इस फिल्म को पोस्टपोन करने की खबरें सामने आई थीं। बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना ने गणपति विसर्जन समारोह के बाद वर्सोवा चौपाटी पर समुद्र तट सफाई अभियान में भाग लिया। थलपति विजय की फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम की कमाई में उछाल देखने को मिला है। फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 400 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रद्धा कपूर की फिल्म स्त्री 2 ने एक और नया इतिहास रच दिया। इस फिल्म ने भारत में 583 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। भारतीय फिल्म निर्देशक, निर्माता और पटकथा लेखक सुभाष घई सेलिब्रेट सिनेमा 2024 के उद्घाटन समारोह में पहुंचे। उनके साथ गदर 2 की अभिनेत्री सिमरत कौर, उत्कर्ष निर्देशक अनिल शर्मा और अन्य भी मौजूद रहे। करीना कपूर खान उनके नाम पर शुरू होने वाले फिल्म फेस्टिवल के शुभारंभ पर पहुंची। इस दौरान अभिनेत्री ने अपने 25 वर्ष के सिनेमा यात्रा के अनुभव, फिल्मों और किरदारों के बारे में खुलकर बात की। अंग्रेजी रैपर गुक्की माने को हरियाणा की एक म्यूजिक प्रोड्यूसिंग कंपनी बचाओ गाना ने साइन किया है। ये कंपनी गुक्की माने के साथ हरियाणवी में अंग्रेजी मिक्स रैप के साथ धूम मचाने वाली है। अब जल्द ही इसके गाने की रिलीज डेट सामने आएगी। और इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।